ये कृष्णापुर नामक गांव है। इस गांव में वसंता नाम की एक महिला रहती है। वो अपने पति रमेश और उसकी सौतेली बेटी शांति के साथ रह रही थी, लेकिन वो शांति को जरा भी पसंद नहीं करती थी। जब उसका पति घर पर नहीं होता था तो वो उसे डांटती और मारती रहती थी। जैसे अभी वो कह रही है, अरे सुन, अगर तूने अपने पिता से कहा कि मैं तुझसे काम करवाती हूँ तो देखना फिर तेरी क्या हालत करूंगी। ऐसी बातें कहकर वो बच्ची को धमका रही थी। क्योंकि वो छोटी थी, वो इसे सच मानकर सहम जाती है और अपने पिता को कुछ नहीं बताती है। तो इस तरह सब चल रहा था। एक दिन सुबह वसंता बाथरूम गई। बाथरूम गंदा होने के कारण उसने गुस्से में शांति को पुकारा, ए शांति, इधर आ, तू इतनी जिद्दी है, क्या तू नहीं जानती कि काम को ठीक तरीके से कैसे किया जाता है? जरा देख तो यहाँ फर्श को कैसा गंदा और चिकना है, पैर पड़ते ही फिसल जाऊंगी मैं। आंटी, मैं आज सुबह देर से उठी थी, इसलिए मैं बाथरूम साफ नहीं कर पाई। मैं अभी कर देती हूँ। इसके लिए उसकी सौतेली माँ, ठीक है, अभी साफ मत कर, अब तब करना जब मैं करने को कहूँ। पहले सारा काम पूरा कर ले। ठीक है आंटी। वो अपना सारा काम खत्म करती है। फिर उसकी सौतेली माँ, मैं तुझे नाश्ता परोसती हूँ। छोटी लड़की ठीक कहती है। तो उसकी सौतेली माँ थाली में नाश्ता लगाकर लाती है और लड़की को बाथरूम के पास ले जाती है। शांति थोड़ा घबराई हुई थी। उसकी सौतेली माँ ने थाली रखी। वो लड़की को उस गंदे बाथरूम में अपना टिफिन खाने के लिए कहती है। तू यहाँ खाएगी तब समझेगी कि कितनी गंदगी हो रही है यहाँ पर। समझ गई? चल बैठकर खा यहाँ। आंटी, मैं यहाँ बैठकर कैसे खा सकती हूँ? ये पहले पता होना चाहिए था ना तुझे। अगर हर दिन समय से उठकर अपना काम ठीक से करती तो ऐसा कुछ नहीं झेलना पड़ता ना। अब जो गलती की है तो सजा तो मिलेगी। बेचारी को बाथरूम में रहना पड़ा। वो रोई और बाथरूम में खाने लगी, लेकिन बदबू बर्दाश्त नहीं कर सकी और उल्टी कर दी। ये देखकर उसकी सौतेली माँ जोर जोर से हंस पड़ी। शांति रोने लगी और अंदर चली गई। इस तरह बच्ची का जीवन बड़ा बुरा बीत रहा था। दुर्भाग्य से उसके पिता की भी दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु हो गई। शांति की मानो पूरी जिंदगी ही तबाह हो चुकी थी। पापा, तुम भी चले गए, अब मेरा साथ कौन देगा? वो लगातार रो रही थी। हे भगवान, तुम मेरे साथ ऐसे क्यों कर रहे हो? पत्नी भी रो रही थी। अपने पिता के अंतिम संस्कार की सारी रस्में शांति ने ही पूरी की। तो सभी हैरान रह गए। ऐसी अजीब चीज उन्होंने कभी नहीं देखी थी। मैं अपने पापा की बेटा और बेटी दोनों थी, इसलिए मैं नहीं करूँगी तो कौन करेगा? वो इन शब्दों को बहुत बहादुरी से कहती है। उन शब्दों को सुनकर फिर आगे कोई कुछ नहीं बोलता। सभी अपने अपने घर लौट जाते हैं। दिन बीतते जाते हैं। उसके पिता के गुजर जाने के बाद उसकी सौतेली माँ के नखरे और नाराजगी और भी बढ़ गई। तो शांति घर से भाग गई। लड़की के भागने के बाद शांति उसे गांव की अलग अलग जगहों पर खोजने जाती है। जब वो तब भी नहीं मिली तो उसने उसे तलाशना बंद कर दिया। उधर शांति एक छोटे से गांव में पहुंची। वो वहां भूख और प्यास से तड़प रही थी। न कुछ खाने को था और न पीने को। तभी एक लड़का, तुम कौन हो? बड़ी कमजोर दिख रही हो। शांति उसे अपनी कहानी सुनाती है। उसकी बातें सुनकर उसे बहुत बुरा लगा। मेरा भी इस दुनिया में अपना कोई नहीं, तुम अकेली हो ना? मेरा नाम बालू है। मैं सड़कों पर भीख मांगता हूँ और जो मिलता है खा लेता हूँ। देखो, मैं उधर थोड़ी दूर पर एक झोपड़ी में रहता हूँ। आओ चलो मेरे साथ, मैं कुछ खाने को दूंगा तुम्हें। उसने ऐसा कहा तो दोनों बालू की झोपड़ी में चले गए। दोनों झोपड़ी के अंदर गए। वहां बालू ने शांति को खाना दिया। उसने जो भी था खा लिया। फिर दोनों वहीं आराम करने लगे। दिन बीतते जाते हैं। बालू भीख मांगता है और जो मिलता है वो दोनों मिलकर खाते हैं। लेकिन छोटी सी शांति को ये बात गले नहीं उतरती। देखो बालू, मुझे नहीं अच्छा लगता जैसे तुम मेरे लिए भीख मांगते हो। मेहनत करके क्यों नहीं कमाती हो तुम? तो बालू कहता है, हम बच्चे हैं ना, कोई काम थोड़ी देगा। मैं खुशी से थोड़ी मांगता हूँ भीख, मजबूरी है मेरी।
अगर कोई काम नहीं दे रहा तो हम खुद तैयार करेंगे अपना काम। वो पूछता है कि वे क्या कर सकते हैं। दोनों सोचते हैं और लकड़ी बेचने का फैसला करते हैं और इस तरह वे जंगल से लकड़ी चुनकर लाते हैं और फिर एक जगह रखकर बेचने लगते हैं। उससे जो पैसा मिलता है वो उनकी जरूरत का सामान खरीदने और रोजी रोटी कमाने में काम आता है। वे एक छोटा चूल्हा खरीदते हैं और फिर वे खुद खाना बनाकर खाते हैं। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। एक दिन जब शांति जलाऊ लकड़ी बेच रही होती है तो उसे उसकी सौतेली माँ दिखाई देती है। शांति को डर लगता है और वो वहाँ एक जगह पर छिप जाती है। माँ के जाने के बाद ही बाहर निकलती है। शाम को शांति और बालू दोनों घर पहुँचे। तभी तेज बारिश होने लगी और उनके घर में पानी भर गया और दोनों बच्चों को घर से बाहर आना पड़ा। देखो बालू, मेरी आंटी आ गई थी। अगर हम यही रहे तो वो किसी न किसी दिन मुझे ढूंढ कर ले जाएगी। अभी देखो हमारी झोपड़ी की क्या हालत हो गई है, इसलिए हमें रहने के लिए एक अच्छी जगह बनानी होगी जहाँ हम अच्छे से रह सके, है ना? अब हम यहाँ पे और नहीं रह सकते बालू। अगर हमें सबसे छुपना है तो पानी के अंदर या धरती के अंदर ही छिप सकते हैं। हाँ, धरती के अंदर रहेंगे। हम एक भूमिगत घर की व्यवस्था करते हैं। वो कहता है ठीक है। अगले दिन से दोनों ने एक गड्ढा खोदना शुरू कर दिया। बाद में उन्होंने वहाँ बांस की डंडियां लगाई। तो इस तरह से वे एक हफ्ते के भीतर एक अच्छा घर बना लेते हैं। वो घर बहुत सुंदर बनता है। तब बालू कहता है, शांति, तुम तो बहुत ही समझदार हो, इसलिए बेवजह खुद को बर्बाद न करो। यदि तुम अच्छी तरह से पढ़ाई करती हो तो तुम बहुत आगे जा सकती हो। मेरी बात सुनो, तुम्हारी पढ़ाई का कितना भी खर्चा होगा मैं कमा कर भरूंगा। मैं रोज मजदूरी करने जाऊंगा, मैं मेहनत करूंगा और तुम पढ़ाई करना, अच्छे से पढ़ाई करना। उसने ऐसा कहा। उसकी बातें सुनकर शांति की आंखों में आंसू छलक आए। मैं बहुत खुश हूँ बालू, मेरे अपने परिवार ने मेरी परवाह नहीं की। तुम तो मेरी कोई भी नहीं, लेकिन तुम्हें मेरा कितना ख्याल है। मैं अच्छे से पढ़ाई करूंगी और तुम्हारी मेहनत साकार करूंगी। बालू ये सुनकर बहुत खुश होता है। फिर अगले दिन से शांति पूरी लगन से पढ़ाई करना शुरू कर देती है और बालू उसकी हर जरूरत पूरी करता है। खाली समय में शांति भी उसकी मदद करती है। तो इस तरह वे दोनों उस भूमिगत बांस के घर में सुरक्षित रहने लगते हैं और साथ में खुश भी रहते हैं। चंद्रिका एक गांव में रहती है। जब वो छोटी थी तब उसने अपनी माँ को खो दिया। उसके पिता गणेश का लक्ष्मी के साथ फिर से विवाह हो गया। गणेश का अपना कुछ व्यवसाय है। कुछ दिनों के बाद लक्ष्मी भी एक बच्ची को जन्म देती है। उसका नाम प्रिया है। कुछ वर्षों के बाद दोनों लड़कियां बड़ी हो जाती हैं और वे पढ़ाई के लिए कॉलेज में प्रवेश करती हैं। लक्ष्मी चंद्रिका की देखभाल नहीं करती क्योंकि वो उसकी अपनी बेटी नहीं है। वो चंद्रिका को कुछ न कुछ काम देकर परेशान किया करती है, लेकिन अपनी बेटी प्रिया से हमेशा प्यार से बात करती है। ऐसे ही समय बीतता जा रहा है। एक दिन, माँ, मैं अपनी दोस्तों के साथ खेलने के लिए बाहर जाना चाहती हूँ। जल्दी वापस आ जाऊंगी। हाँ प्रिया, ध्यान से खेलो और वापस आ जाओ। देर नहीं करना, समझी ना? हाँ माँ, मैं खेलकर बस आ जाऊंगी वापस। प्रिया खेलने के लिए बाहर चली जाती है। ये देखकर चंद्रिका सोचने लगी, मैं भी अपने दोस्तों के साथ खेलना चाहती हूँ। मैं भी जाऊँ माँ? उसके ऐसे कहने पर, माँ, मैं भी खेलने के लिए बाहर जाऊँ? वापस आ जाऊंगी जल्दी से। क्या तुम बाहर खेलने जाओगी? तो क्या घर का सारा काम मैं करूंगी? चुप रहो और घर के काम में लगो। वो एक छोटी बच्ची है इसलिए खेलने चली गई। तुमको क्या जरूरत है खेलने की? हाँ? लक्ष्मी उसे बाहर खेलने जाने से रोकती है। चंद्रिका को बुरा लगता है और वो काम पूरा करने चली जाती है। ऐसे ही समय बीत गया। एक दिन प्रिया लक्ष्मी के मोबाइल पर रील बना रही थी। उसे देखकर चंद्रिका सोचने लगी, मुझे भी रील बनाना अच्छा लगता है। मैं गीत गाना चाहती हूँ और चाहती हूँ कि दूसरे उन्हें सुने। वो प्रिया के पास जाती है और उससे कहती है, प्रिया, क्या तुम मुझे एक बार मोबाइल दे सकती हो? मैं एक बार रील बनाकर तुमको वापस दे दूंगी।
मुझे रील बनाना बहुत पसंद है। तुम रील में क्या बनाना चाहती हो? प्रिया उसका मजाक बनाकर हंसती है। क्या तुमको लगता है कि रीलिंग घर में बर्तन धोने जैसा काम है? जाओ जाओ, ये तुमसे नहीं होगा। मेरी माँ को पता चला कि मैंने तुम्हें मोबाइल दिया तो मुझे भी नहीं बनाने देगी। ऐसे में तुमको मोबाइल नहीं दे सकती हूँ मैं। चंद्रिका को प्रिया के ऐसे कहने पर दुख होता है और वो अपने कमरे में चली जाती है। इस बीच उसके पिता गणेश वापस आ जाते हैं और सीधे उसके कमरे में जाते हैं। वो उसे दुखी बैठे हुए देखते हैं। क्या हुआ चंद्रिका, तुम उदास दिख रही हो? तुम्हारी माँ ने कुछ कहा क्या तुमसे? बोलो बेटा। मुझे बहुत दुख हो रहा है। माँ और बहन मुझसे कभी प्यार से पेश ही नहीं आती। जब भी मैं उनके करीब जाने की कोशिश करती हूँ तो वे कुछ ना कुछ कमेंट करती हैं और इससे मुझे दुख होता है। अभी अभी जब मैंने प्रिया से कुछ देर के लिए मोबाइल देने को कहा तो उसने मेरा मजाक उड़ाया। मैं माँ से पूछती हूँ तो वो मुझे डांटती है। मुझे बहुत दुख होता है पापा, मैं क्या करूँ? ऐसा ठीक है, मैं तुम्हें अपना स्मार्टफोन दे देता हूँ। जरूरत पड़ने पर मैं अपने लिए एक और खरीद लूंगा। दरअसल मैं तुमको मोबाइल दिलाने की सोच ही रहा था, तुम ये ले लो। वो अपना मोबाइल चंद्रिका को दे देता है। इस बात से चंद्रिका बेहद खुश हो जाती है। उस दिन से चंद्रिका अच्छे गाने गाती है और उन्हें रील कर देती है। क्योंकि चंद्रिका की आवाज अच्छी है इसलिए कई लोग उसके वीडियो को लाइक और कमेंट करते हैं। उसे बहुत सारे फॉलोअर्स मिलते हैं। कुछ ही समय में अपनी गायन प्रतिभा से चंद्रिका बहुत मशहूर हो गई। ये बर्दाश्त न करते हुए प्रिया लक्ष्मी के पास जाती है और बोलती है, माँ, चंद्रिका रील बनाकर मशहूर हो रही है। कुछ लोग उसे रील स्टार कहने लगे हैं। देखो उसके वीडियो पर कितने लाइक्स और कमेंट्स हैं। मुझे नहीं अच्छा लग रहा है बिल्कुल। वो रील कैसे बना सकती है? मोबाइल कहाँ से मिला उसको? हाँ बोल। वो पापा का मोबाइल यूज कर रही है, नहीं पता? उनकी बातचीत के दौरान गणेश वहाँ आ गया। क्यों जी, क्या तुमने चंद्रिका को मोबाइल दिया अपना? हाँ दिया, क्या बात है? हाँ, वो गा रही है और हमेशा रील बनाती रहती है, जैसे कि उसके पास और कोई काम ही ना हो। आप उसे मोबाइल देकर बिगाड़ रहे हो। इससे पहले कि कुछ गड़बड़ करे उससे वापस ले लो फटाफट। तुम उससे बेवजह नफरत क्यों करती हो लक्ष्मी? उसमें गायन की बहुत अच्छी प्रतिभा है। मुझे उसके काम में कोई बुराई नहीं दिखती। अगर ऐसा वो कुछ करती है तो तब की तब देखेंगे। अभी बनाने दो, खुश रहने दो उसे। गणेश उनकी बातों पर ध्यान दिए बिना चला गया। फिर प्रिया, माँ अभी चुप रहना तो धोखेबाजी करेगी और हमारी तो परवाह ही करना बंद कर देगी। मुझे पता है उसे रील बनाने से कैसे रोका जा सकता है, तो चुप रह। कुछ दिनों के बाद एक दिन चंद्रिका अपने कॉलेज से वापस आती है। घर का काम पूरा करने के बाद वो मोबाइल उठाती है और रील बनाने के लिए घर के पीछे आंगन में जाने लगती है। अरे घर का काम किए बिना तू या मोबाइल से खेल रही है? हाँ माँ, मैं घर का काम पूरा करके ही यहाँ आई हूँ। क्या काम किया तूने? घर तो साफ नहीं है। चला फिर से घर साफ कर जल्दी से। चंद्रिका रील का काम बंद कर देती है और घर की सफाई का काम करने में लग जाती है। इसी तरह लक्ष्मी चंद्रिका को कोई ना कोई काम बताती ही रहती है, जिससे चंद्रिका को रील बनाने का समय नहीं मिल पाता। चंद्रिका सोचती है कि लक्ष्मी जानबूझकर उसके साथ ऐसा कर रही है और उसे बुरा लगता है। चंद्रिका लक्ष्मी की जानकारी के बिना रील बनाती है और उन्हें अपने मोबाइल पर अपलोड भी करती है। किसी तरह ये बात लक्ष्मी को पता चल जाती है और वो सोचती है, ये लड़की मेरी जानकारी के बिना रील बना रही है और शायद बड़ी रील स्टार बनने की सोच रही होगी। इसका कारण है इसके पास मौजूद मोबाइल। इसे नष्ट कर दूं तो उसके रील का काम रुक ही जाएगा। फिर एक दिन चंद्रिका के घर पर ना होने पे लक्ष्मी उसका मोबाइल उठाकर पानी में डुबो देती है। वो तसल्ली करती है कि मोबाइल फिर काम ही ना करे। अब मैं देखती हूँ वो रील कैसे बनाती है। बड़ी आई। हाँ, लक्ष्मी चली जाती है। चंद्रिका कॉलेज से वापस आती है और मोबाइल स्विच ऑन करती है। मोबाइल काम ही नहीं करता। तब ओह, ये मोबाइल कैसे खराब हो गया? रील कैसे बनाऊंगी अब मैं? ओहो, ये क्या हुआ? वो चिंता करती रहती है। 2 दिन के बाद जब वो अपने मोबाइल के बारे में चिंता कर रही है, क्योंकि चंद्रिका की रीलों को खूब देखा जाता है और कमेंट्स मिलते हैं, ऐप कंपनी उसे कुरियर द्वारा पैसे भेजती है।
चंद्रिका की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता, लेकिन लक्ष्मी और प्रिया बस घूरती रह जाती हैं। तभी चंद्रिका गणेश से कहती है, पापा, क्योंकि मेरे वीडियो पॉपुलर हो गए, आप कंपनी ने मुझे कुछ पैसे भेजे। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ज्यादा खुश। ये तो तुम्हारा टैलेंट है बेटा। अब तुम उस पैसे से नया मोबाइल खरीद लो और उसका इस्तेमाल सोच समझ कर करना, समझ गई ना? चंद्रिका एक नया मोबाइल खरीदती है और उसे अपने पास छिपाकर संभाल के रखती है। वो रील बनाती है और उन्हें अपलोड करती रहती है। समय बीतता जाता है। गणेश को अपने व्यापार में भारी नुकसान होता है और उनकी संपत्ति कर्जे में चली जाती है। इससे उनका परिवार सड़कों पर उतर आता है। इसको लेकर सभी परेशान हो जाते हैं। तभी भाग्य चंद्रिका के दरवाजे पर दस्तक देता है। उसकी आवाज को सुनकर सिनेमा के कुछ लोग उसे अपने गानों के लिए आवाज देने का मौका देते हैं। गाने सभी को बेहद पसंद आते हैं और कुछ ही दिनों में चंद्रिका एक मशहूर गायिका बन जाती है। वो बहुत पैसा कमाती है। वो अपने पिता का सारा कर्ज चुका देती है और उनकी संपत्ति वापस आ जाती है। ये सब होते देखकर लक्ष्मी, मैंने तुम्हारी प्रतिभा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की और तुम्हारी प्रगति को रोकने की कोशिश की। ये मेरी गलती थी। अरे माँ, ऐसा मत कहो, जो हुआ हो गया। अब हम सब खुश हैं, बस यही सच है और अच्छा। चंद्रिका अपनी प्रतिभा को बनाए रखती है और जिंदगी में एक बड़ा मुकाम हासिल करती है।